नमस्कार आप सभी को। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपको अपने इस यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हम एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए जो जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की थी। आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले हमने 13 प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम सभी के सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं, जो कि एसएससी के जीडी और एमटीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में जो पूछे गए हैं, यानी 2024 और 25 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को कवर कर रहे हैं। तो हमने इसको सेम एसएससी के पैटर्न पर रखा है, जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं और इसे हम डिटेल से एनालिसिस कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 की बात करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें कि आज के पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। तो जुलाई 2024 के अनुसार किसने अपना इस्तीफा दे दिया है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, यानी डॉक्टर मनोज सोनी ने अभी जुलाई 2024 में यूपीएससी के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। और बात करें कि उनके स्थान पर अभी यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाता है प्रीति सूद को, जो कि पूर्व आईएएस है। उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यरत किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी मनोज सोनी ने अपना इस्तीफा दे दिया है और उसके स्थान पर प्रीति सूदन ने अपना स्थान ग्रहण किया है। तो बात करें कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता यानी नियुक्त करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मनोज सोनी ने जुलाई 2024 में यानी यूपीएससी से अपना इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले यह इसके सदस्य भी रहे हैं यूपीएससी के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा है कि पोपी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की गेलो जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पोपी नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो यह गेलो जनजाति के द्वारा किया जाता है। और प्रश्न में पूछा है कि इसका कौन से राज्य में किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी पोपी नृत्य जो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में गेलो जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 3, जिसमें पूछा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 निम्न में से किस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 49 की बात करें तो यह निम्नलिखित में से किस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 दिए हैं ऑप्शन, जिसमें से अनुच्छेद 49 की बात करें तो यह ऐतिहासिक अभिरुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की रक्षा करने के लिए आर्टिकल 49 का प्रयोग किया जाता है। तो आर्टिकल 49 में बताया गया है कि ऐतिहासिक अभिरुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की हमें रक्षा करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी ऐतिहासिक और जो राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारक हैं उनकी रक्षा करना, जो कि अनुच्छेद 49 में बताया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है कि जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निम्न में से कौन सा है। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में काफ़ी देशों के द्वारा जो सम्मान नागरिक सम्मान प्राप्त किए गए हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो इसमें रूस के बारे में पूछा है कि उन्होंने कौन से नागरिक सम्मान से उन्हें सम्मानित किया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है, जो कि रूस के देश के द्वारा वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल को ये अवार्ड के नाम से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा है कि 1861 में प्रस्तुत किए गए किसी अधिनियम ने
कौन से अधिनियम था जिसने ब्रिटिश भारत के शासन के प्रति एक कानूनी ढांचा स्थापित किया था? तो 1861 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था जो कि ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया गया था उसके अधिनियम के तहत? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी भारतीय परिषद अधिनियम, जो कि 1861 में ब्रिटिश भारत शासन के दौरान पारित किया गया था, जो कि एक कानूनी ढांचा स्थापित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 भारतीय परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट, जो कि 1861 में प्रस्तावित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है भूवैज्ञानिक से जिसे सीमा यानी पृथ्वी की प्रपट्टी की निचली परत होती है डैश और मैग्नीशियम से समृद्ध सेलों के संयोजन से बनी होती है। यह दोनों खनिज समुद्री प्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज हैं। तो पूछा है जो पट्टी होती है जिसे हम सीमा के नाम से जानते हैं, उनमें कौन से 2 खनिज पाए जाते हैं, जिसमें एक मैग्नीशियम है और दूसरा इसमें कौन सा होगा उसके बारे में पूछा है, जो कि पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है। तो यह कौन कौन से खनिजों से मिलकर बनी होती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी सिलिकेट और मैग्नीशियम से इस प्रपट्टी का निर्माण हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 सिलिकेट और मैग्नीशियम से सीमे, जो कि पृथ्वी की निचली परत होती है, उसका निर्माण होता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें पूछा है कि भोलानाथ प्रसन्ना निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर बात करें कि भोलानाथ प्रसन्ना की, तो उनके द्वारा कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 यानी वह बांसुरी वाद्य यंत्र से जुड़े हुए एक कलाकार हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 भोलानाथ प्रसन्ना, जो कि बांसुरी वादक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है कि 1950 में भारतीय सर्वोच्च नागरिक में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश हो सकते थे उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी मुख्य न्यायाधीश के अलावा इसमें 7 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे 1950 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जिसमें 7 अन्य न्यायाधीश शामिल हो सकते थे। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो बात की गई है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा 322 ईसा पूर्व में की गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2 यानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें पूछा है वह शारीरिक स्थिति जो भूख को कम करती है और परिपूर्णता यानी फुलनेस की भावना का संकेत देती है डैश के रूप में जानी जाती है, जो कि भूख की कमी को और परिपूर्णता यानी भावना का संकेत कौन सी स्थिति देती है तो उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 संतृप्ति, जो कि भूख को कम करती है और परिपूर्णता यानी फुलनेस की भावना का संकेत देती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 स्टेटिटी, जिसे हम संतृप्ति के नाम से जानते हैं, जो कि भूख की भावना को कम करती है और फुलनेस की भावना को बताती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में अंगवस्त्रम और ताम्रपत्र के अलावा डैश की नगद राशि प्रदान की जाती है। तो संगीत नाटक अकादमी में पूछा है कि इस पुरस्कार में कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 यानी इसमें 1 लाख की धनराशि और साथ ही साथ अंगवस्त्रम और ताम्रपत्र भी दिया जाता है।
तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 1,00,000 रुपये की धनराशि इसमें प्रदान की जाती है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा है कि भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पर पूछा है कि आर वैशाली खिलाड़ी कौन से खेल से संबंध रखती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी आर वैशाली, जो कि मुख्य रूप से शतरंज की एक खिलाड़ी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, उन्हें शतरंज खिलाड़ी से यानी शतरंज खेल से वह संबंध रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें पूछा है औद्योगिकरण के प्रति दृष्टिकोण के संदर्भ में दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से लेकर 1961 तक चली थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार भिन्न थी उसके बारे में पूछा है। तो प्रश्न में पूछा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार भिन्न थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के विकास पर जोर दिया गया था, जबकि पहली पंचवर्षीय योजना पर कृषि पर जोर दिया गया था। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो उसका कार्यकाल 1951 से लेकर 1956 तक रहा था, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 तक रहा था। उसके बाद इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में थाईपुसम उत्सव मनाया जाता है। तो थाईपुसम उत्सव की बात करें तो यह कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो इसलिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी थाईपुसम मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 15, तो जिसमें पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य की बात की गई है कि कौन से राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी मिजोरम राज्य की जो कि साक्षरता दर है वो पूर्वोत्तर राज्य में सबसे अधिक है। अगर भारत में सबसे अधिक की बात करें तो यह केरल की साक्षरता दर हो जाती है, वहीं दूसरे नंबर पर मिजोरम की साक्षरता दर हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, मिजोरम की साक्षरता दर पूर्वोत्तर राज्य में सबसे अधिक मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। यानी भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत योगदान है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, 16.5% जनसंख्या जो कि कुल भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में निवास करती है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 2007 से लेकर 12 के बीच था, तो उसका लक्ष्य वृद्धि दर कितने प्रतिशत था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य प्रतिशत की बात करें तो यह कितना रखा गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी कुल 9% लक्ष्य इसकी वृद्धि दर में रखा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, 9%। तो यह भी पूछा जा सकता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो यह 2007 से लेकर 2012 के बीच इसको चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, जिसमें पूछा है विनिमय माध्यम यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कार्य करना डैश का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो विनिमय माध्यम का जो रूप है उसके कार्य करने का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी मुद्रा एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है जो कि विनिमय माध्यम का एक रूप का कार्य माना जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मुद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 19,
जिसमें पूछा है कि कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का कौन सा संस्करण भोपाल और त्रिवेंद्रम में आयोजित किया गया था। तो कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप 2023 की बात करें तो उसका कौन सा संस्करण जो कि भोपाल और त्रिवेंद्रम दोनों में किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल और शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का 21वां संस्करण था जो कि भोपाल और त्रिवेंद्रम में आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 21वां संस्करण था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, जिसमें पूछा है कि हंस क्रिश्चियन ओस्टर्न यानी किस तार में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा निकट स्थित चुंबकीय दिक्सूचक सुई को विक्षेपित करने की परिघटना की खोज की थी। तो उसने पूछा है कि हंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड के द्वारा कौन से तार में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा निकट स्थित चुंबकीय दिशक की जो सुई थी उसमें विक्षेपित हुआ था। तो इस घटना को कब इसे खोजा था उसके बारे में पूछा है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो सभी इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका इसमें से कौन सा राइट आंसर रहेगा। तो आपके सामने इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उम्मीद है आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला हमारा नेक्स्ट पार्ट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।